नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। दिल्ली धमाका, जी अब तक हिले हुए हैं हम लोग दिल्ली ब्लास्ट की आवाज से और उसके बाद दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के जो खबरें मिल रही हैं उससे, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे लगातार हो रहे हैं। जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो बेहद गंभीर। अब तक गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए संदिग्धों में 6 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। मारे गए फिदायन के डॉक्टर उमर होने की बात कही जा रही है। इन सब के बीच धमाके का लिंक फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ रहा है। दिल्ली धमाके के तार पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आतंकियों की प्लानिंग दिल्ली धमाके से कहीं बहुत बड़ी थी। फिर सवाल है कि क्या हरियाणा मॉड्यूल एक्सपोज होने पर आतंकी बौखला गए? फरीदाबाद से जो गिरफ्तारियां हुई, क्या आतंकियों ने जल्दबाजी में दिल्ली में धमाका किया? क्या दिल्ली धमाके के तार सीमा पार से भी जुड़े हुए हैं? इतने बड़े हरियाणा मॉड्यूल के पीछे मास्टरमाइंड आखिर कौन है? इन सवालों के अलावा कई और भी सवालों का जवाब हम आज अपने मेहमानों से चर्चा के दौरान लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. देश की राजधानी में यूं इस तरह से ब्लास्ट होना अपने आप में बहुत सवालों को जन्म देता है। जिस कार में धमाका हुआ है उस कार का ये जो पार्ट है ये आकर के यहाँ पर गिरा है। धमाका इतना तेज था कि यहीं पास में कोड़िया पुल तक जो है कि धमाका एकदम से मार्केट पूरी हिल गई। साथ लगाकर जैसे हमारे होटल में ही बम फटा हो, इतना जोर से हिल गया पूरा। धमाका इतना ज्यादा कि पूरी पृथ्वी हिल गई, इतना जबरदस्त धमाका हुआ। इसमें यूएपीए एक्सप्लोजिव्स एक्ट ऑफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसकी जांच बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। बहुत ही जानकार और गणमान्य मेहमान हमेशा की तरह आज हमारे पैनल में हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा के और चर्चा की शुरुआत करता हूं। ऑल इंडिया एंटी टेरर फ्रंट से चेयरमैन MS बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा NND दुबे हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व DIG रहे हैं, NIA में रहे हैं और BSF में रहे हैं। आप जो हैं वो कीर्ति चक्र अवॉर्डी हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका भी। पूर्व डिप्लोमेट कर्नल तेज टिक्कू डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। पूर्व DG BSF के PK मिश्रा यहाँ हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगे। कर्नल SK मलिक एक्सक्लूसिव एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। मेजर जनरल KK सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे और दीपक वोरा साहब एक्स डिप्लोमेट यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहले NND दुबे साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है आपका इन सब चीजों को देखने का, इनसे डील करने का। मैं सर आपसे सबसे पहला रिएक्शन चाहूंगा दिल्ली धमाके पर। आपकी जानकारी और आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के जो रिएक्शन के बाद से ही एक्सपेक्टेड था कि, और ये कई पैनल में चर्चा में ये सवाल पूछे गए थे और बड़ा मोटा सा सवाल होता था कि क्या पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म अब रुक जाएगा? ये बड़ा $1 मिलियन सवाल होते थे। तो हमारा उसमें जवाब ये था कि ये बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि यही तो उनकी बुनियाद है। हमने बोला तरीका बदल जाएगा और वही हुआ इस बार। देखिए, उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन के लाइन पे एक नया तरीका शुरू किया है जिसको कहते हैं कि
यूजिंग योर ओन पीपुल विद योर ओन रिसोर्सेज। अच्छा, तो मेरा इंडिकेशन ये जा रहा है कि इस सब के पीछे खिलाड़ी वही है जो भारत के अंदर टेररिज्म फैलाने का, जिसने एक ठेकेदारी ले रखी है, लेकिन इस बार तरीका बदल गया है और उन्होंने अंसार गजवातुल को रिवाइव करके और एनसीआर के अंदर इतना बड़ा हथियार जो है एक्सप्लोसिव का जखीरा AK-47 उस डॉक्टर के पास था, कंप्लीट पढ़ा लिखा मेडिकल फ्रेटर्निटी का मॉड्यूल इन्होंने स्लीपर सेल को बड़े ही एक मुनासिब गैप के बाद रिवाइव किया है। मुनासिब गैप यही कोई 6 महीने का गैप हुआ है और उन्होंने दहलाने की कोशिश की है। आप बताइए अब तक के जितने टॉप रैंकिंग अटैक हुए हैं 50 की से ज्यादा RDX यूज नहीं हुआ है। लेकिन इसमें देखिए मटेरियल में भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अभी RDX है नहीं है, क्लियर नहीं है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट लोकली तैयार किया जा सकता है। तो ये बात कही जा सकती है। पाकिस्तान ने एक तरह से एक ऐसी चाल चली है कि आप चीजों को उसके तरफ जब इशारा करेंगे ना तो वो इशारा करने को 10 तरीके से रिफ्यूट करने का स्कोप उसने क्रिएट किया है। पुलवामा ब्लास्ट, आदिल अहमद डार सेम पुलवामा, क्योंकि भारत के आतंकवाद में पुलवामा अगर शामिल नहीं है तो आतंकवाद पूरा हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो साउथ कश्मीर उसमें भी पुलवामा, आदिल अहमद डार गुंडीबाग पुलवामा, इसमें डॉक्टर की पहचान हुई है कोयल, लवंतीपुर एयरपोर्ट के जस्ट नीचे वो गांव है कोयल, जिसका बड़ा नोटोरियस हिस्ट्री रहा है। और तीसरा वनपुरा कुलगांव का, वो भी पड़ोसी जिला है पुलवामा का। तो साउथ कश्मीर में अपने स्लीपर सेल को उन्होंने बहुत ही स्मार्टली रिवाइव किया है और उसको दिल्ली NCR के अंदर एक तूफान पैदा करने के लिए इस्तेमाल करने की पूरी साजिश की है। ठीक है, मैं ठीक है, आपका फ्रेम भी ठीक कराता हूं सर और आपके पास NND दुबे साहब में लौटता हूं। दीपक वोरा साहब, अब NND दुबे साहब कह रहे हैं कि बहुत स्मार्टली उन्होंने अपने स्लीपर सेल को डिप्यूट किया, उसे बाकायदा फ्रेम किया। सवाल ये कि हमारी स्मार्टनेस को क्या हो गया? ये तो सीधा सीधा एक्ट ऑफ वॉर है, ऑपरेशन सिंदूर हमारा चल रहा है। हम जाहिर सी बात है कि सुबह से धरपकड़ कर रहे थे, तमाम हजारों किलो हमने विस्फोटक पकड़ा, तमाम आतंकी पकड़े, तमाम डॉक्टर आतंकी पकड़े, लेकिन ये कैसे हो गया? ये बड़ा अफसोसनाक है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जब भी आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके सामने मेरी औकात कुछ भी नहीं है, पर इतना जरूर कहूंगा सर, दिस इज अ टेरर अटैक, दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। अरे जो मर्जी आप भाषा का प्रयोग करिए, ये कमीने हैं, इनका दिमाग नहीं है। आपको मालूम है कि जिस देश से इसकी डोर बंधी हुई है, इजराइल में वो गाजा में अपने सिपाही भेज रहा है, इजरायलियों ने कहा कि $100 देंगे, वो कीमत है आपके एक व्यक्ति की, मर जाएगा तो $100 आपको दें। ये तो औकात है इन लोगों की। दिस इज एन एक्ट ऑफ टेरर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। क्यों हुआ ये भी मैं बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमारी इंटेलिजेंस इज आउटस्टैंडिंग। हमारी एजेंसीज ने ये जो 2900 किलो RDX को पकड़ा है, वो ऐसे कंचे खेल के नहीं पकड़ा है। Let me assure you, sir, I've been involved in this. We have the best intelligence setup पूरी दुनिया में, sir. Our people are outstanding. चुपचाप से काम करते हैं। ये बड़ा आसान है कहना कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। क्या फेलियर हो गया इंटेलिजेंस का? कौन से 9/11 क्यों हुआ था अमेरिका में? इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। जितने आतंकी अटैक होते हैं पूरी दुनिया, इंटेलिजेंस फेलियर है। क्या फेलियर है सर? ये लोग, इनका माइंडसेट अगर आप समझें सर, आई ट्राइड टू अंडरस्टैंड इट। मैं आपको ये पुस्तक रेकमेंड करूंगा बेंजामिन की, द एज ऑफ सेक्रेड टेरर। आप पढ़िएगा उसको कि इनको मोटिवेट क्या है। मोटिवेशन आप और मैं मोटिवेट नहीं करते, कोई लीडर नहीं है, कोई देश को, वो अल्लाह ने जो बनाया है वही जा, और हमको उसके पास जाना है। सर आई एम सॉरी, बट इन लोगों के दिमाग खा चुका है जो भी इनको मोटिवेट करता है, इनको डीमोटिवेट या इनको ब्रेन वॉश करता है। फॉर देम देयर इज नथिंग एक्सेप्ट मरना और इनोसेंट लोगों को अपने साथ ले जाना। शायद किसी को यह भी बता दिया होगा, जितने लोग आप मारोगे उतनी ही जन्नतें आपको मिलेंगी। अगर आप 10 को मारोगे तो 72 नहीं 720 हो रहे आपको वहां मिलेंगी। इट्स कंप्लीटली लूनेटिक सेटअप, और हमने बहुत अच्छा किया है इसको रोक दिया। नहीं तो सर 2900 किलो RDX के साथ आप अनुमान लगा सकते हैं।
आउट एंड आउट टेरर अटैक। और पीएम साहब जिस समय भूटान में है, सर प्राइम मिनिस्टर थैंक यू, आपने दोबारा कहा है, होम मिनिस्टर ने कहा है, इनको बख्शा नहीं जाएगा। सर द कंट्री इज विद यू, वी स्टैंड विद, हम लोग सरकार के साथ हैं। अरे ऑपोजिशन वाले जो मर्जी कहते रहे, इट डजंट बॉदर अस, लेकिन ये आतंकी अटैक है, ट्रीट इट एज सच एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली सर, द कंट्री इज विद यू। कर्नल एसके मलिक साहब हमारे साथ हैं एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट के तौर पर। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये ट्रेंड बदला है, जैसे कल भी हमने देखा फौरी तौर पर हमारे संवाददाताओं ने और जितने एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताया कि मरने वालों के शरीर पर कोई काला निशान नहीं है, जमीन में गड्ढा नहीं हुआ है। ये किस तरीके का एक्सप्लोजिव है, इसके नेचर के बारे में आप क्या बताएंगे? क्योंकि ये जो ट्रेंड अब नया सेट हुआ है आतंक की जुबान बोलने के लिए, ये बहुत घातक है, ये बहुत हानिकारक है। ये इसको क्या पकड़ना आसान है इतना? थैंक यू अनुराग, और सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं अपने अनुभव से 2-3 चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा जी। सबसे पहले तो ये है कि जो आतंकवादी अभी तक काम करते रहे हैं, और ख़ासकर ये एक्सप्लोजन का, विस्फोट का, ये अभी तक यूज़ करते रहे अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स करने का। और ये सब चीज़ें जो होती है, ये सब चीज़ें काफ़ी होती है किसी चीज़ को दहलाने के लिए। अभी आप नक्सलाइट ऑपरेशंस देख लीजिए, हमारे जितने पिछले 15 सालों का पूरा रिकॉर्ड है, इसमें RDX बहुत कम मिलता है। इसमें मैक्सिमम मिलता है कि लोकलाइज प्रोक्योर्ड और जो लोकल मटेरियल से तैयार किया गया अमोनियम नाइट्रेट से मिक्स किया गया ऐसा एक्सप्लोसिव, जो कि बहुत ही लोकल चीज़ों में आप बड़ी आसानी से मिक्स करके उसको घातक बना सकते हो। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलाई जाती है जो बहुत ही लोकल यूज पे, जैसे अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में एक यूरिया, एक फर्टिलाइजर का पार्ट है, और आप जब इनको ले लेते हो और अगर कहीं छोटी क्वांटिटी में मिल भी जाता है, तो जो सिक्योरिटी एजेंसीज है आप पे बहुत ज़्यादा शक नहीं करती है। लेकिन पिछले पुलवामा के बाद और बहुत सारे इंस्टेंसेज जो हुए हमारे छत्तीसगढ़ और दांतेपुरा की वजह से, उसके बाद ये सिक्योरिटी एजेंसी ने जो अमोनियम नाइट्रेट है उस पर भी बड़ी सघन निगरानी रखनी शुरू कर दी है। अब आती है कि ये जो इन्होंने मोडस ऑपरेंडी चेंज किया है, ये इसलिए चेंज किया है कि देखिए, बहुत सारी चीज अगर आप इस तरह से करोगे तो क्लियर हो जाएगी, दुनिया की नजरों में आ जाएगी। इसके अलावा बहुत सारा इनिशियली जो हम पकड़ते थे, जो मेड इन चाइना होता था, पाकिस्तान भी नहीं होता था, जो आपने कश्मीर में इनिशियली हमने इनसे कब्जे में लिया। अब इस चीजों को करने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी दबाव आता है, तो चाइना ने इनको पक्का बोला होगा कि आप ये मत कीजिए, अगर आपको जो करना है आप अपना चलाइए, अपना जो भी आपका एजेंडा है, लेकिन उसको लोकलाइज कीजिए। जैसे कि सर बोल रहे थे, दुबे सर, बिल्कुल मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि वो हर चीज को लोकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इंसान तो लोकलाइज, मशीन तो लोकलाइज, विस्फोटक तो लोकलाइज, और लोकलाइज भी ऐसा कि जो आपकी डोमेस्टिक जरूरतों के अंदर से निकाला जा सके, ताकि उस पर कोई पिन पॉइंटिंग ना हो सके। अब ये कहानी है कि ये जो कर रहे हैं, सर जो बोल रहे थे, बोरा सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने लाए। पाकिस्तान को यह हजम नहीं हो रहा है कि ऑफ सिंदूर ने हिंदुस्तान ने हमारा क्या हल कर दिया, और वो दिल्ली और या NCR इसके आसपास करके ये संदेश देना चाहते थे कि देखिए, हम पुलगांव तो बहुत दूर है और पहलगांव बहुत दूर है, हम NCR में आपकी नाक के नीचे आके वो करेंगे जो आपने उम्मीद नहीं की हुई है। और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी इस बात के लिए बहुत अच्छे से तत्पर है, वो पकड़ रही है, धर पकड़ रही है। और ये संभावना है, कल से सोच रहा हूं कि एक चौराहे पर एक रेड लाइट के ऊपर ये ब्लास्ट का क्या मतलब हो सकता है। इसमें मैं 2 कंक्लूजन पर निकलता हूं कि या तो ये लोग बड़े स्केल पर एक सिंक्रोनाइज विस्फोट करने की कोशिश कर रही थी। ये मेरा विचार है, ये मेरा कंक्लूजन है। लास्ट ईयर भी मैंने देखा, ये 26/11 की एनिवर्सरी मनाने की कहीं कोशिश कर रहे थे। 26/11 पे, क्या ये 26/11 पर कोई प्लान कर रहे थे कि पूरे देश या खासकर नॉर्थ इंडिया में सिंक्रोनाइज इवेंट को अंजाम दिया जाए, और इस बात को इतना टेरर फैला जाए कि दिल्ली तक ये मैसेज जाए कि अगर आप छेड़ोगे और पाकिस्तान को छेड़ोगे कि हम दिल्ली तक और आपके घर के नीचे आके, आपकी चारपाई के नीचे आके ब्लास्ट करेंगे। और मेरा ये विचार है कि ये लोकलाइज बनाने का, इनका लोकलाइज रिक्रूट करने का जो इनका मॉड्यूल है, ये नया नहीं है। ये 1990s के बाद हमने कुछ लोग सूडान के भी पकड़े थे, कुछ टेररिस्ट हमने अफगानिस्तान से भी पकड़े थे। उसके बाद से उन्होंने ये करवट ली है। मैं लौटता हूं आपके पास। मलिक साहब जो अभी कह रहे थे, व्हिच इज एब्सोल्युटली एक्यूरेट। इतना मैं कहना चाहता हूं सर, एक मूवमेंट चली थी भारत में, आप जानते हो, ये माओवादी
and the last goddamn Maoist has been eliminated. मार दिया उसको. There is no more Maoist insurgency in our country. तो फिर जो लोग दुश्मन हैं भारत के, हम जानते हैं कौन है, वो आपका पड़ोसी जिहादिस्तान. They want to create a new मॉन्स्टर, और ये बना दिया है. उनको खाएगा, उनको फर्क नहीं पड़ता. उन्हीं का बनाया हुआ हैवान उनको खाएगा, वो तो फिर सीधे अल्लाह के पास जाएंगे. सर प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम एंग्री. क्यों, क्या गलती थी इन बच्चों की जो मारे गए? सर इसमें से कितने मुस्लिम से, क्या उनको पता था इन बेवकूफों को जो ये विस्फोट करे? आई एम सॉरी, बट दिस इज एन एक्ट ऑफ टेरर, और भारत के 144 करोड़ लोग जवाब देंगे. अरे मुल्ले लोग जो वहां बैठे हैं ना, सुन लीजिएगा, ये पठान का बेटा है, आधा पठान है, ये आपको बता रहा है. ये धमकी नहीं है, ये वादा है एक पठान का. ठीक है. मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ हैं. मेजर जनरल के सिन्हा, सवाल यह है कि जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और कुछ बहुत बड़ा खुलासा भी करेंगी, लेकिन फौरी तौर पर क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि सरहद पार से इस धमाके के कनेक्शन निश्चित तौर पर जुड़ रहे हैं? जय हिंद अनुराग. 200%, 1% नहीं, 200% ये एब्सोल्युटली कंफर्म्ड है. देखिए, जो ब्रेक थ्रू हुआ है, ब्रेक थ्रू कोई हमारे दिल्ली के यहाँ के तंत्रों ने नहीं किया है. ऑपरेशन महादेव जो पहलगाम के बाद जो टीम बनी थी, जिन्होंने पूरा का पूरा वहाँ पर पहलगाम के अंदर में जिन लोगों ने कुछ किया था, उनको तबाह करने के बाद, ये भी उनका ब्रेक थ्रू है. उन्होंने ही ये आकर के ये पता कराया कि क्या हो रहा है फरीदाबाद में और कैसे तार जुड़े हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर. जी, और आपको माफी के साथ रोककर एक बड़ी खबर देना चाहूंगा सर. मैं आता हूं, ब्लास्ट वाली कार का एक नया फुटेज आया है सीसीटीवी के जरिए. टोल प्लाजा पर ये i20 कार नजर आई है. दिल्ली में यही कार ब्लास्ट हुई थी. ये टोल प्लाजा की तस्वीर है जहां पर ये कार दिखाई दे रही है टोल क्रॉस करती हुई. धमाके वाली कार का ये नया और ताजा वीडियो, ये देखिए. यही कार जो थी वो लाल किले के पास धमाके के रूप में इस्तेमाल की गई, जिसने तमाम लोगों की जान ले ली. तमाम लोग घायल हैं. के सिन्हा सर, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं. देखिए अनुराग, जो मैं बता रहा था कि ये टोटल ब्रेक थ्रू है, वो ऑपरेशन महादेव जो टीम बनी थी, खास करके पहलगाम के, उनका एक ब्रेक थ्रू है. उन्होंने उनके तार को पूरा जोड़ करके और पूरा चौकन्ना कराया. ये एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी. ये शायद प्री मैच्योरली उन्होंने किया उस अफरी तफरी में, क्योंकि मॉर्निंग में ही ब्रेक थ्रू हुआ और चीज़ें चल रही थी. मैं इसको उसी समय से इसको लगातार देख रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ें हुई और कैसे प्री मैच्योर तो हुआ और ये बहुत बड़े संकट से आपको देश को बचाया है. हाँ, उसमें लोग काफ़ी गए हैं. और आप देखिए, फरीदाबाद के अंदर में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी हैं, खास करके आप आदिल को लीजिए जो पकड़े गए हैं, और उसका भी वहाँ पर जो पोस्टर लगा रहा था, उनको पकड़ा गया सहारनपुर से, वो भी उनके टिप ऑफ थी. उन्होंने पकड़ा, फिर बताया फरीदाबाद में कैसे आपके मुजम्मिल हैं और कैसे उनके पास जो उमर नबी हैं, जो बदरपुर से गाड़ी लेकर i20 आए हैं. इसके अलावा अभी जो हम बात कर रहे हैं, इसी समय अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया और एक फिदायन है उसमें. ये केवल नहीं कि उन्होंने, आप ये बताइए, 3000 किलोमीटर आपके जो एक्सप्लोसिव को इकट्ठा करना तो एक साथ तो नहीं आया होगा. 84 आइटम्स जो एक्सप्लोसिव के हैं और जो चीज़ें बनाते हैं वो आए होंगे. इन्होंने पूरी चीज़ें जोड़ करके किस कार में लगा करके आए, तो ये चीज़ें काम कर रही थी. कहीं न कहीं हमारे चीज़ों से स्लिप हुई हैं ये. और ठीक है, हमारे पूरे तंत्र को यदि आप लें तो बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी. और पूरा का पूरा तार पाकिस्तान जुड़ता है. क्यों, कैसे जुड़ता है? डॉक्टर शाहीन जो पकड़ी गई है लखनऊ से, खैर वो उनको पकड़ा गया है फरीदाबाद से ही, रहने वाली लखनऊ की जमात उल मोमनात, मैंने इसके ऊपर में बहुत डिटेल में चीज़ें लिखी हैं और वीडियो बनाई थी इसकी. उसमें सादिया अजहर जो हैं, समीरा अजहर हैं, जो दोनों बहन हैं, ये जो जैसे मोहम्मद के मसूद अजहर के जो बहनें हैं, वो उसमें शामिल हैं और उनकी तारें यहाँ जोड़ी हैं और ये 3 साल से काम कर रही थी. ये जो जमात उल मोमिनात है, जो कि हमारे खास करके जो हमारे सेनाओं के अंदर में, जो एक आपने देखा होगा, जो इन्होंने हमारी पायलट हैं,
और जिन्होंने भाग लिया था इस ऑपरेशंस के दौरान, या हमारी एक मुस्लिम कर्नल हैं सोफिया कुरैशी, जिस तरह से आई हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इनको जिम्मेवारी मिली थी। ठीक है सर, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि इस पे तेजी से अपडेट्स आ रहे हैं। मैं बता दूं, डॉक्टर शाहीन के घर पर एनआईए की पूछताछ खत्म हुई। एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन के घर से अभी निकली है। प्रीति हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ रहे हैं। प्रीति, क्या अपडेट है? प्रीति, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, क्या अपडेट है प्रीति? डॉक्टर शाहीन के घर से एनआईए की टीम अभी निकली है पूछताछ करने के बाद, क्या कुछ मालूमात हो पाई? प्रीति से हम लगातार संपर्क में हैं, उनका फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका फोन दोबारा कनेक्ट हो और हम उनसे जानें। एनआईए की टीम काफी देर से डॉक्टर शाहीन के घर पूछताछ कर रही थी इस आतंकी कनेक्शन को लेकर के। आप तस्वीर देख रहे हैं, जैश आतंकी शाहीन, और इस पूछताछ में क्या कुछ तार जुड़े हैं, कहां से जुड़े हैं? प्रीति हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। प्रीति, क्या अपडेट है इस पूछताछ को लेकर? प्रीति, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। प्रीति, क्या अपडेट है इस पूछताछ को लेकर? मैं आपको बता दूं कि इस समय देखिए, इस समय मैं आपको बता दूं कि जो पूछताछ है इस समय खत्म हो चुकी है और आप यहां पर देख पा रहे होंगे घर के बाहर की तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे होंगे। जो पूछताछ है वो खत्म हो चुकी है। एटीएस की जो टीम थी वो यहां पर पहुंची हुई थी और एटीएस की जो टीम थी वो अब वापस जा चुकी है। पुलिस भी वापस जा चुकी है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी वापस जा चुकी है। और ये शाहीन, जो डॉक्टर शाहीन है, ये उसका घर है और अब घर के अंदर जो है उनके जो पिता और उनकी जो बहू है वो अंदर मौजूद है। अब इन्होंने अंदर से जो घर है उसको बंद कर लिया है। अब वो बाहर नहीं आ रहे हैं, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है पूछताछ कर चुकी है और ये सामने आया है कि इनके घर से कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो पुलिस अपने साथ ले गई है और शाहीन के जो पिता है उनका मोबाइल फोन जो है वो अपने साथ जो है वो पुलिस लेकर साथ में गई है। मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखा दूं कि अभी जो टीम थी बस कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो पूछताछ थी वो यहाँ पर खत्म हुई है। हालांकि लगभग 3 घंटे के लगभग ये पूरी पूछताछ चली। ठीक है प्रीति, इस बारे में कोई और जरूरी अपडेट हुआ तो आपके पास आएंगे, लौटेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए धन्यवाद। कर्नल तेज टिक्कू जी, अब यहां एक चीज और सामने आ रही है कि अब तक सिर्फ भटके हुए नौजवान आतंकी बनते थे, ऐसा माना जाता था। जो स्लीपर सेल्स होते थे वो भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन अब जो मॉड्यूल पकड़ा जा रहा है तेज टिक्कू जी, वो डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं। क्या इशारा है ये? देखिए, मैं तो इस बात पर, ये मेरे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं है कि इसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व है। ओसामा बिन लादेन भी तो इंजीनियर था। पॉइंट ये है कि जब आप यंग एज में, जब आप छोटी उम्र में मदरसे में चले जाते हो या आप मस्जिद में जाकर आपको ब्रेन वॉश किया जाता है और आप दुनिया को बिल्कुल दूसरी नज़र से देखते हैं, तो फिर आप डॉक्टर बने या ऑथर बने या बिजनेसमैन बने या कुछ भी बने, आप वो सीखे हुए चीज़, सीखी हुई तालीम को, सीखी हुई शिक्षा को आप जिहाद के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। और यही हाल इन डॉक्टरों का भी है। ये MBBS किया है, MD किया, और भारत के अंदर एक डॉक्टर बनना और फिर MD करना कितना मुश्किल है सबको मालूम है। लेकिन उसके बावजूद भी ब्रेन वॉश इतना, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि उनके सामने कुछ भी नहीं है, सिर्फ जिहाद है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए पाकिस्तान, हमें तो ये डिस्कस भी नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि पिछले 36 साल से डिफॉल्ट हर आतंकी घटना पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गई है। और इस बार अभी क्या है, आप देखिए पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है और जो जनरल मुनीर जो है अभी वो चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस बना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना है। तो उसका सबसे बड़ा एक मुद्दा है भारत के बरखिलाफ काम करना, और उसने इंटरनेशनल लेवल पर भी काम किया, अंदर भी वही काम कर रहा है वो। तो उसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ ना कुछ दिखाना था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर हो न हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1000 कट्स ब्लीडिंग इंडिया, वो थियरी तो उनके लिए बहुत अच्छी रही है, क्योंकि हर नुकसान भारत को ही हो रहा है। तो और उनके पास जो लोग यहाँ पर, एक बड़ी खबर आ रही है सर, मैं बड़ी खबर लेकर आपके पास लौटता हूँ। गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हर दोषी की तलाश की जाए। दिल्ली ब्लास्ट पर अमित शाह का बयान, हर दोषी की तलाश के निर्देश दिए हैं गृह मंत्री ने, यानी कि सरकार अब किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है।
और ये इतना बड़ा डेयर है, ये इतनी बड़ी नापाक हरकत को अंजाम जिस तरीके से दिया गया है, उसके बाद अब लगता यह है कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ फुल एंड फाइनल के मूड में है। लेकिन ये कैसे होगा? पीके मिश्रा जी हमारे साथ एक्स डीजी हैं बीएसएफ के। पीके जी से संपर्क शायद नहीं हो पाए। एके जैन साहब हमारे साथ हैं, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस के। सर, सवाल यह है कि कहा यह जाता था जैन साहब कि अपराध होने से पहले पुलिस पता नहीं लगा सकती, लेकिन कमाल की बात है कि जिस तरीके की गिरफ्तारियां फरीदाबाद से हुई, गुजरात से हुई, कश्मीर से हुई, और जिस तरीके का मॉड्यूल पकड़ा गया, डॉक्टर्स पकड़े गए, उनके पास से विस्फोटक और हथियार और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पकड़े गए, ये अपराध को अंजाम देने से पहले ही सारी धरपकड़ हुई है। तो एक तो शाबाशी देनी होगी हमारी सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस को, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि ये डॉक्टर्स पर शक कोई कैसे करेगा? अब तो डॉक्टर्स आतंकवाद को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, मैं इसमें बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं। डॉक्टर्स हों चाहे इंजीनियर्स हों, इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग इसमें इन गतिविधियों में सम्मिलित हैं। वो डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा कि मदरसे में इंडोक्ट्रिनेशन होता है या मस्जिदों में होता है, या इनके बहुत से लोग हैं जो इनको गुमराह कर देते हैं यंग एज से। आप ये देखिए कि इस ऑपरेशन की सबसे खास बात ये है, मैं हमेशा से इस पे एम्फेसाइज करता रहा हूँ कि जो सिविल पुलिस की ग्राउंड लेवल फंक्शनिंग है वो हमारी इम्प्रूव होनी चाहिए। जो एसएचओ था वहाँ का श्रीनगर का के आउटस्कर्ट्स का, उसने वो पोस्टर्स लगाने वाले को ट्रेस किया सीसीटीवीज देखकर, और वहां से आदिल की धरपकड़ हुई, और उसके बाद से ये पूरा का पूरा नेक्सस खुला। ये बहुत बहुत एक अच्छा एक पुलिस का एक ऑपरेशन है, और मैं समझता हूं कि इसमें जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अगर ये फरीदाबाद में सब रिकवरीज ना हुई होती, रेड्स ना हुई होती, धरपकड़ ना हुई होती, तो मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि कौन सी बड़ी घटनाएं ये करने की तैयारी कर रहे थे। ये जो ब्लास्ट हुआ है ये एक्सीडेंटल है या फिदाइन हमला है, ये कुछ समय में क्लियर होगा। इसको क्लियर करना आवश्यक है, क्योंकि अगर ये फिदाइन हमला है तो पुलिस को और सिक्योरिटी एजेंसीज को अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना होगा और उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी। और अगर ये एक्सीडेंटल है और ये वहाँ से एक्सप्लोसिव मटेरियल लेकर निकला था फरीदाबाद से और उसको कहीं शिफ्ट करना चाह रहा था, तो वो भी कहाँ लोकेशन है, क्या है, अभी बहुत अर्ली स्टेजेस हैं। मैं समझता हूँ अगले आने वाले कुछ दिनों में बहुत से अपडेट इसमें आएंगे। बहुत से स्टेट्स में ये ऑपरेशन चलेगा और चलना चाहिए। बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, और इसमें जो भी निकल के नाम आते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन से आते हैं, डिजिटल प्रिंट से आते हैं, उन सबको ट्रेस किया जाना चाहिए और इसमें कोई बचना नहीं चाहिए। पूरा कंट्री इसमें साथ है, और हर स्टेट का पुलिस फोर्स, हर स्टेट की एटीएस इसमें पूरा कोऑपरेट कर रही है। किसी को बचना नहीं चाहिए, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। एमएस बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़ गए। एमएस बिट्टा साहब, खून खौल रहा है, आपका भी खौल रहा है, मेरा भी खौल रहा है, पूरे देश का खौल रहा है, यहाँ जितने हमारे पैनलिस्ट हैं सबका खून खौल रहा है, और सबकी अब एक ही जुबान में यही मांग है कि अब टेररिज्म का, अब आतंकवाद का फुल एंड फाइनल करने का वक्त आ गया है। बिट्टा साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। अब आ रही। देखो, मैं सब जगह पे सुन रहा हूँ, अपनी यादाश्त सबकी कितनी कमजोर कई बार हो जाती है, पत्रकारी की खास तौर पे। कहते 14 साल बाद ब्लास्ट हुआ, ये 32 साल के बाद ये ब्लास्ट हुआ। जब ये देखिए तस्वीरें देखी, 32 साल सेम ऐसे ब्लास्ट, 35 लोग शहीद हुए मेरे साथ पार्लियामेंट के पास, और 80 के करीब जख्मी हुए। अगर लोग चले गए होते तो 200 लोग मर जाता। 32 साल हुआ क्या? सब निंदा कर रहे हैं। ऐसे इंक्वायरियां देखी, ऐसे आईबी देखी, सब इंक्वायरियां मैंने ऐसे देखी। क्या 3 आतंकवादी पॉलिटिशियन छुड़ा के ले गए? होना क्या आगे? हम उसकी तरफ चले, सब निंदा करेंगे अपनी अपनी। मैं वो करूंगा जो होगा आखिर में 5 साल के बाद। कौन वकील पेश होता है? प्रोफेसर दविंदर पाल बुलर, मास्टरमाइंड, दिल्ली में ब्लास्ट करने, कपिल छिब्बल साहब। एक टाइम की पेशी की फीस 15-20 लाख। फिर कौन क्या बनाते? लॉ मिनिस्टर। फिर कौन पेश होता है? तुलसी। फिर उसको क्या बनाते हैं? राज्यसभा।
फिर कौन पेश हो? मुक्कल रत्तों की अभी भी पेश होते, कितनी फीस एक टाइम की? 25 लाख। मैं कहां से दे दूंगा जी? जो विक्टिम अभी दिल्ली में लाल किला में है, ये कहां से केस लड़ेंगे? क्या सरकारें सजा दिलाएंगी? सुप्रीम कोर्ट सजा देगा, फांसी की सजा होगी, फिर क्या कसाब की तरह, अफजल की तरह ये रात को कोर्ट खुलवाएंगे? अभी काम गर्म है, हम सब बोलेंगे, और होगा क्या? मैं गवाह हूं। एक आतंकवादी तिहाड़ जेल में, दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बुल्लर, अब उसको दिल्ली सरकार के ऊपर कई खालिस्तानी संगठन, कई दिल्ली के सिख समाज के लीडर कहते अब इसको छोड़ दो। 3 छूट गए, इसको भी छोड़ दो। मिला क्या मुझे? क्या मिला? 32 साल में क्या मिलेगा इंसाफ? ये जो लोग चले गए, सरकार करेगी, मुझे यकीन है सरकार करेगी। होम मिनिस्टर लड़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर लड़ेंगे, पर अगर कपिल सिब्बल जैसे लोग, मुकुल रत्तोगी जैसे लोग, के तुलसी जैसे लोग, मैं बच के बोनस की जिंदगी में गवाह हूं, अगर पेश होंगे तो फिर क्या करेंगे? मेरी तरह वो भी रुल जाएंगे। मैं तो कुछ कर लिया, मैं तो सवाल अगली बात करें, ये मामला गर्म है। अगर कह रहे 5 साल के बाद क्या वोट बैंक की राजनीति होगी? जैसे इन्होंने अफजल को छुड़ाने के लिए कह दिया था कि अफजल को परिवारों के साथ मिलके कोई राजनीतिक दल नहीं, अब्दुल कलाम को मेडल लुटाया था, अफजल को फांसी दे दोगे, मेडल दे देना। मेडल छोड़ के अब्दुल कलाम साहब जा रहे हैं, फांसी दिलवाई, फिर मेडल वापस लिए। बहुत कड़वी बात और बहुत सटीक बात कह रहे हैं मिस बिट्टा साहब, आप बहुत कड़वी बात कह रहे हैं। आप डेर चाहिए इस बात को कहने के लिए, मैं आपके हौसले की दाद देता हूं। जिस तरीके से आपने आतंकवाद को पालने पोसने वालों को एक्सपोज किया है, हम जानते सब है, लेकिन कह कोई नहीं पाता। आपने कहा, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं। आतंकी उमर को लेकर के ये बड़ा खुलासा हुआ है। पार्किंग में 3 घंटे तक बैठा रहा उमर और 3 घंटे तक कार से बाहर भी नहीं निकला। उमर पर सीसीटीवी कैमरों से यह खुलासा हुआ है। धमाके से पहले भी कार में ही था उमर और पार्किंग में 3 घंटे तक जब कार खड़ी रही तब भी वो कार से बाहर नहीं निकला। एनएनडी दुबे साहब हमारे साथ है। दुबे सर, मैं एनएनडी दुबे साहब से अभी संपर्क नहीं हो पाया। दीपक वोरा साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो उमर को लेकर के, डॉक्टर उमर कह लीजिए, उसे लेकर के जो कहा जा रहा है कि ये धमाका, जो अभी भी कहा गया कि भाई ये प्लान धमाका था, यहां करना था, कहीं और करना था, एक्सप्लोजिव को ट्रेवल करा रहा था, कहीं और ठिकाने तक पहुंचा रहा था, ये कैसे साफ होगा? क्योंकि 3 घंटे तक ये पार्किंग में खड़ा रहा, किसी इंस्ट्रक्शन का इंतजार करता रहा, उसके बाद ये निकला। अगर इसे धमाका करना था तो इसने वही जगह क्यों चुनी? क्या यह मुमकिन है कि धमाका वहां नहीं करना था और ये एक्सप्लोजिव किसी अनएक्सपेक्टेड स्पार्क के चलते हुआ हो, इनका मिशन फेल हो गया हो? ये टेररिस्ट का ऑक्सीजन क्या होता है सर? क्षमा करेंगे, आप लोग हैं ऑक्सीजन। जो कवरेज दी जाती है, आपकी बात नहीं कर रहा है एज मिस्टर मुस्कान, बट जनरली जो मीडिया को कवरेज देता है, इनका आइडिया था मैक्सिमम डैमेज इन्फ्लिक्ट किया जाए। ये तो मरने वाले थे, ये तो तैयार है, ये तो अपने अल्लाह के पास जाना चाहते हैं, इनकी हुरें वहां इंतजार कर रही हैं इनका, दे वर रेडी टू गो। लेकिन ये मैक्सिमम डैमेज जो करना चाहते थे, इसीलिए बैठा रहा वेटिंग, जैसा आपने सही कहा, परफेक्ट एनालिसिस, वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस फिर आए, उधर को जाओ, ये फंस गया उसके अंदर ट्रैफिक जैम में, ही वाजंट एबल टू मूव। नहीं तो ये और नॉर्थ दिल्ली की तरफ जाते जहां बहुत ज्यादा लोग थे। मैक्सिमम डैमेज इन्फ्लिक्ट करो और ये साबित कर दो कि भारत जो है उसको हमने और चोट मारी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर मेरा मानना वंस अगेन सर, और इंटेलिजेंस एजेंसी ने शानदार काम किया है कि जब एक के बाद एक सुराग मिला, उसके साथ का अब तो हमारे पास बहुत तजुर्बा है। और 26/11 का आपने जिक्र किया, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। 26/11 को ये कुछ बहुत बड़ी चीज करने का प्लान कर रहे थे, ये पता लग जाएगा, देयर इज नो क्वेश्चन। ये जो बहादुर है ना सर, जो मरने को तैयार हैं, जब पुलिस की मार पड़ती है तो फिर सारी इनकी बहादुरी खत्म हो जाती है। एक ने दूसरे का नाम लिया, दूसरे ने तीसरे का लिया, ये उमा ने किसी का बताया, उसने किसी का, उसी तरह से हमने इनको पकड़ा है। एक सुराग चाहिए होता है सर। आई हैव सीन दिस इन माय करियर। यहां कई सुराग हैं। के सिन्हा साहब, आपको ये कितनी उम्मीद है कि इस बार जब जांच एजेंसियां खुलासा करेंगी तो चौंकाने वाला खुलासा होगा, बहुत बड़ा खुलासा होगा वो? एब्सोल्युटली सही बात। देखिए, जिस तरह से इंटेलिजेंसीज हैं, एनआईए है, सारी एजेंसियां जम्मू कश्मीर से लेकर के, जिस तरह से 24 घंटे के अंदर में, मिनट टू मिनट, और मैं आपको भी कहता हूं कि आप लोग भी वॉरियर हैं, आपने कल रात से लगातार मिनट टू मिनट लोगों को इन्फॉर्म किया है। यह कहीं नहीं होता, विश्व के किसी देश में अभी नहीं होता, क्योंकि मैं भी 40 साल का तजुर्बा है, वहां चीजें खुल करके नहीं आती। आज आप डिस्कस कर रहे हैं निटी ग्रिटीज को
कि डॉक्टर उमर नबी कब मास्क लगाया, कितने घंटे गाड़ी में बैठा, यही चीज़ें आपको पुख्ता बनाती हैं, आपको सिक्योरिटी को, और किसी चीज़ को छिपाया नहीं जा रहा है। क्यों नहीं, तो सब चीज़ के ऊपर कवर है। 9/11 हुआ था, 9/11 कैसे हुआ वो पता लगा था 9 महीने बाद कुछ चीज़ें आई थी। ये हमारी कामयाबी है, मगर हम यही नहीं कहेंगे कि हमने पूरी जंग जीत ली है। बिट्टा साहब ने अभी बड़ा जिक्र अच्छा किया, उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे यहाँ लोग लिप्त हैं, मगर अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। और ये चीज हमें रिट्रीब्यूट करना पाकिस्तान के अंदर। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर थमा नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जैसे ही बात है, जब तक आतंकी नहीं मर जाएगा तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। जी टिक्कू साहब, मैं आपसे एक लास्ट रिएक्शन ये लेना चाहूंगा कि हम वाकई एक धमाके से दहल चुके हैं, लेकिन इस बार इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कहा जाएगा। इस बार ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये धमाका नहीं, बल्कि ऐसे सैकड़ों धमाके जो हो सकते थे और वो फेल कर दिए गए। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं आप जो कह रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जैसे आमतौर की कहावत होती है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को 100 में से 100 बार कामयाब होना पड़ता है आपको बचाने के लिए, जो लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आतंकवादी को 100 में से अगर वो एक बार कामयाब हुआ तो वो कामयाब माना जाता है। तो ये एक बहुत, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये जो कल हुआ है रेड फोर्ट के पास, ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने करी, और वो जो मॉड्यूल कंप्रोमाइज हो गया, एक बार मॉड्यूल कंप्रोमाइज हो जाता है फिर उसके तार जहां जहां बिछे वो एकदम पकड़े जाते हैं। तो इनके पास जो था, उन्होंने हुक्म आया होगा पाकिस्तान से या यहाँ पर जो वहीं निपटा दिया। भाई जहां पर आप कर सकते हो करो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। अनुराग जी, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, देखिए एक डेमोक्रेटिक सेटअप में आतंकवाद के बरखिलाफ लड़ाई जो है डेमोक्रेटिक मीन से नहीं हो सकती। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, रामपुर के अंदर 2007 में सीआरपीएफ कैंप में अटैक हुआ और लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक उनको सजा मिली, उम्र कैद सबको, और अभी अभी हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, सबको बरी कर दिया। आप कैसे लड़ सकते हैं? लेकिन जाहिर सी बात है कि इस आतंकी हमले के दोषी कहीं से बरी नहीं हो पाएंगे, ये आप विश्वास रखिए। सरकार जिस तरीके से, जांच एजेंसियां जिस तरीके से और हमारे सुरक्षा बल जिस तरीके से मुस्तैद हैं, तैनात हैं, एक बहुत बड़ा हमला फेल किया है हमने, तब जाकर ये छोटा सा धमाका हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण है, जो लोग मारे गए उनके प्रति संवेदना है, उनके परिवारों के प्रति संवेदना है, लेकिन उनका बलिदान खाली नहीं जाएगा, ऐसा भरोसा रखिए। और इसी भरोसे के साथ आज तमाम पैनलिस्ट का मैं इस डिबेट में शामिल होने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोके देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।